भी इन्वॉल्व है, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस सिचुएशन पे लाना चाहते हैं कि हमारे न्यूक्लियर जो हैं वो एसेट्स ले लिए जाएं और पाकिस्तान को इतना डिस्टेबलाइज किया जाए कि उसका सोशल फैब्रिक बिल्कुल तबाह हो जाए। और ये अमल जारी हो गया हुआ है। ये जो रोज़ के खुदकश हमले, जिस तरह अभी पिछले दिनों पेशावर में जो हुआ है, जो खौफ व हरास लोगों के दिलों में इस वक्त डाल दिया गया है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और कोई जिस मुल्क की जनरेशन ने जाके पढ़ना है और कल को कुछ उस मुल्क के लिए करना है, वो घर में खौफ से बैठ गया है, उस पर खौफ का ठप्पा डाल दिया गया है। ये ऐसी इन हालात में जब आप देखते हैं कि हमें क्यों अमेरिकन पॉलिसीज़ को सपोर्ट करना ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि हमने सिर्फ उनसे एड लेनी है या कोई और भी रीज़न्स हैं इसके। और इन हालात में जब ये हालात चल रहे हैं, इन हालात में मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ ने सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात की, जो कई हलकों में सोचा गया कि शायद ये एक पॉजिटिव अमल लेके आएगी और इसमें ऐसे नताइज बरामद होंगे जिससे कुछ ऐसे डिसीजंस किए जाएंगे जो हम जो कर रहे हैं उसको हम ऐसे ट्रैक पे लाया जाए ताकि लोग जो है उससे उनको फ़ायदा हासिल हो सके। बहरहाल अफसोस की बात यह है कि इस मुलाकात से कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं निकला, नथिंग हैज़ अचीव्ड। यहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब ने NRO पे डिस्कस तक नहीं किया। चीनी के मसले में कोई डिस्कशन नहीं हुई, जो कि इस वक्त आम लोगों के लिए मसला है, महंगाई का मसला है। और ऐसी कोई सिचुएशन, ड्रोन हमले हो रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं की गई। क्या ये वजह थी इस मीटिंग की उनको क्या ज़रूरत पेश आई? यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि रावलपिंडी में कोई मार्शल की हवा चलनी शुरू हुई, जिससे नवाज शरीफ साहब को उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम सदर आसिफ जरदारी से मिलें, क्योंकि हिलरी क्लिंटन का दौरा पाकिस्तान का अगले दिन शुरू होना था, कि यह ज़ाहिर करने के लिए कि हम इस जमहूरी अमल को जारी रखना चाहते हैं। हम इस अमल को इस तरह जारी रखना चाहते हैं कि अगर सदर आसिफ जरदारी और उनकी पार्टी डिक्टेशन लेने के लिए तैयार है तो मुस्लिम लीग नून भी तैयार है, हर किस्म की डिक्टेशन लेने के लिए तैयार है, और हम भी विंग्स में बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये मुल्क के साथ धोखा नहीं है, लोगों के साथ धोखा नहीं है, तो ये क्या है? क्योंकि इस मुलाकात से कई नेगेटिव चीज़ें भी सामने आएंगी, क्योंकि जब पाकिस्तानी अवाम जब ये देखते हैं कि ये मौजूदा हुक्मरान कुछ नहीं कर रहे और सदर आसिफ जरदारी जो हैं वो हर डिक्टेशन अमेरिकन पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर उनकी ज़ाहिर है उनकी नज़रें जो होती हैं वो अपोजिशन की तरफ जाती हैं और वो उनसे उम्मीदें लगाना शुरू कर देते हैं कि शायद ये ऐसे लोग होंगे जो हमारे मसले हल कर सकें और इस मुल्क की सलामती को बचा सकें। लेकिन जब अपोजिशन के जो लीडर हैं वो जाकर और कुछ इस बारे में जिक्र ना करें और ऐसे मिलें कि जैसे कोई उनको किसी चीज़ की फ़िक्र भी नहीं है और पता भी नहीं है। क्या इन हमारे हुक्मरानों को कोई इल्म नहीं है इस वक्त पाकिस्तान किस ख़तरों से लाहक है और लोग किस परेशानी में है? एक हमें बाखबर ज़राए से ये भी पता चलता है कि वफाकी वज़ीर ने एक शिकार में $35,000 खर्च किए। तो ये इन हमारे लोगों के लिए जुल्म नहीं है तो ये क्या है? और यहाँ तक कि अब मैं ये इसमें कहना चाहता हूँ कि जब ये मीटिंग्स होती हैं इस हाई लेवल जब इस तरह की हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं उसमें हमेशा ग्राउंड वर्क होता है, उसमें हर किस्म का लाहे अमल तय किया जाता है और उसमें एक एजेंडा तैयार होता है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है ख्वाजा आसिफ इवन साद रफ़ीक, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई एजेंडा नहीं था। तो ये मीटिंग का जवाब क्या था? ये क्या बताना चाह रहे थे लोगों को? ये शायद यही है जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया है कि एक उनको शायद डर था कि शायद मार्शल ना आ जाए, उसको बचाना है क्योंकि अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी बारी भी आनी है, या फिर ये था कि हिलरी क्लिंटन का दौरा पाकिस्तान था, उनको ये बताना था कि हम एक यूनिटी के साथ चल रहे हैं और हम एक जमात हैं। तो लेकिन ये मसले तो नहीं हल करता है। ये ऐसी बातें जो हैं पाकिस्तान की ना सलामती के मसले हल करता है, ना पाकिस्तान अवाम के जो अंदरूनी मसाइल हैं उनके मसले हल होते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन सा? मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। अभी आपने बात की है कि नवाज शरीफ और जरदारी आज तक जो भी अमेरिका कहता है वो कर रहे हैं। जी बात ये इतनी सादी नहीं है। असल में जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब
और अल्ताफ हुसैन साहब A to Z जो 100% है वो अमेरिकन पॉलिसियों के मतहत होकर तो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जी जी। उनको पाकिस्तान के साथ कोई उनका जो है ना दुख दर्द में उनकी कोई शराकत नहीं है। जी जी बिल्कुल। उसकी मेन रीजन ये है कि ये तीनों लोग जो है ये जेन्युइन पॉलिटिशियन नहीं है जी, ये पावर हंगर लोग हैं, जी जी। पावर पॉलिटिक्स करने वाले हैं। जैसे आड़ती होता है मंडी में बैठा हुआ, जो जेन्युइन पॉलिटिशियन होता है ना वो कभी अपनी नेशन से झूठ नहीं बोलता, अपने मफाद के लिए वो कभी अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाता, ना पहुंचने देता, अपनी जान दे देता है। अब देखें कि वो आदमी कैसे पॉलिटिशियन हो सकता है जो इलेक्शन कमीशन को गोशवारे देता है और बड़ी जुठाई के साथ कहता है कि मेरे पास सिर्फ 5,200 रुपया बैंक में है। जी बिल्कुल। मैं मकरूज हूँ अपनी बहू का, मैं मकरूज हूँ अपने बेटे का, मैं मकरूज हूँ अपनी वाइफ का। इमेजिन कि छोटे से छोटे ज़हन का आदमी भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा। सारी दौलत जो है रायगंज का जो महल है वो आपकी बहू जहेज में लेके आई है, जो पैसा आपकी वाइफ के पास है वो अपने मेके से लेके आई है, जो पैसा आपके बेटे के पास है वो पैदाशी तौर पे अल्लाह से अपने साथ लेके आया है। ये लोग पॉलिटिशियन नहीं है, हमारे मुल्क का खून हो रहा है। कोई जेन्युइन आदमी नहीं ये पसंद करता कि मुल्क में आर्मी आए, लेकिन पिछले 2 साल से जो इन्होंने मुल्क की हालत की है, जो फुटबॉल बनाया होते हैं। NRO के लिए मैं आपको अभी बताऊं कि आज की खबर है कि जो कमेटी बनाई गई थी उसमें से तकरीबन सारी शिक्के उन्होंने मंजूर कर ली हैं उस कमेटी में, और नवाज शरीफ साहब ने वहां से कमेटी से बायकॉट किया है। जब आपकी पार्लियामेंट के अंदर, आपकी कैबिनेट के अंदर रहमान मलिक जैसे लोग बैठे होंगे, तो गिलानी जैसे लोग वजीर आजम होंगे, और शाह महमूद कुरैशी जड़े मुंह टेढ़ा करके कारी लोग और बिल्लों की तारीफ करने वाले होंगे, तो चीफ मटेरियल होगा तो 2 wrong can't make 1 right। जी बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शरियार, बड़ी अच्छी बातें उन्होंने बताई और काफ़ी उन्होंने ये बताया कि ये जो हमारे लीडर हैं ये लोगों को तो रिप्रेजेंट करते नहीं हैं, अगर वो आप और लोगों की सोच रखते ही नहीं है तो उनके ज़ाहिर फिर उनके मसले भी हल नहीं कर सकते, और जब उनकी सोच नहीं होगी और उनके बारे में दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, तो कैसे, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि एक वफाकी वज़ीर हैं, $35,000 उन्होंने शिकार पे खर्च किया है। तो मुझे तो लगता है ये दो लीडर मिले थे, ये इक़्तिदार के शिकारी थे बेसिकली, कि अब मेरी बारी है और इससे पहले कि मार्शल आए तो ये ना हो कि मेरी बारी जो है वो फिर अगले 10 साल के लिए रुक जाए। बड़े अफसोस की बात है, हमारे जो लीडर हैं वो इस वक्त सीरियस होकर ये नहीं सोच रहे कि इस वक्त मुल्क को क्या मसले दरपेश हैं, जिसमें से पाकिस्तान की सलामती के मसले हैं। इस वक्त हमारी जो फ़ौज है वज़ीरिस्तान में जंग लड़ रही है और हमारे फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आवाम जो है वो हर किस्म की परेशानी में मुब्तला है, चाहे वो महंगाई की परेशानी हो, चाहे वो बिजली की परेशानी हो, चाहे वो चीनी नहीं है उसकी परेशानी है। तो ये कोई एक मसला तो है नहीं है जिसकी वजह से चीज़ों को डिले कर दिया जाए और वेट कर दिया जाए कि वो मसला फिर हल हो जाएगा। ये तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं और बढ़ते चले जाएंगे, और उसका एक प्रॉपर लाए अमल जो है वो उस पर मुतफिक होना चाहिए, जिससे ये सारे मसले हल होंगे। ये सिर्फ आर्मी अकेली ये मसले हल नहीं कर सकती और ना ही हुक्मरान अकेले ये मसले हल कर सकते हैं। हमें किसी न किसी हद तक तो डिक्टेशन लेनी चाहिए, लेकिन कोई जवाज़ नहीं बनता। कोई सॉवरन कंट्री जो होती है वो हर वक्त डिक्टेशन नहीं ले सकती। उसने हर हालत में अपने लोगों को रिप्रेजेंट करना होता है और उनकी सोच को साथ लेकर चलना पड़ता है। और उनके दोबारा सैफ अली साहब लाइन पे आए हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? जी आ रही है आवाज़। अच्छा जी, वेलकम टू द शो जी। मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात की और आपके सीनियर रहनुमा ने भी यहाँ तक कहा है कि कोई इसका एजेंडा ही नहीं था। जब ऐसी हाई लेवल जो मुलाकातें होती हैं उसका ग्राउंड वर्क होता है, एजेंडा होता है, ये क्या मुलाकात की वजह क्या थी? देखिए नहीं, एजेंडे हाई लेवल के लोगों ने कहा एजेंडा नहीं था, तो इसको आप समझ आ रहे हैं कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। हमारा मुल्क तो